माननीय देवेंद्र नाथ महतो जी को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा नमस्कार। और उन तमाम साथियों को, जिन साथियों ने भी पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में झारखंड के अंदर एक राजनीतिक जागरूकता लाने का काम किया, जो भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी साथी सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से इन बातों को सुन पा रहे हैं, उन सबको झारखंडी जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। मेरे साथियों, आज जब हम लोग इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी में बैठे हैं, मुझे लगता है कि इसमें तमाम वो नेतृत्वकर्ता ही बैठे हैं जो पहली पंक्ति में पिछले 2-2.5 साल में इस राज्य के आंदोलन को गांव-गांव तक लेकर के गए, और जो मंच के नीचे बैठे हैं, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि मंच के नीचे बैठे हुए वो तमाम लोग झारखंड की उम्मीद हैं, झारखंड के आंदोलन को आग देने वाले लोग हैं, झारखंड को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले लोग हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तमाम नीचे उपस्थित साथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज के इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी में मैं पहली चिंता इस बात को लेकर के जाहिर करना चाहता हूं कि चूंकि हम लोग छात्र हैं, नौजवान हैं, मैंने देखा कि हमारे बीच देव सर आए, उन्होंने मैं हूं झारखंड, उनकी किताब का भी हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन किया, लोकार्पण किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा बौद्धिक चिंतन, जब झारखंड में कोई किताब लिख रहा हो, कोई पढ़ाई कर रहा हो, कोई जेएसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, और ऐसे तमाम लोग, बौद्धिक लोग, नौजवान लोग जब सड़कों पर आ जाते हैं, तो ये किसी राज्य के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि राजनीतिक सत्ता से सवाल खड़ा करने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए नौजवान सड़कों पर क्यों हैं। जिन लड़कों को यहाँ पर नौकरी चाहिए था, जिन लड़कों को यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए था, वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए आ गए। तो एक समाज के लिए इससे ज्यादा बुरी स्थिति और क्या हो सकती है कि हमारा जो सबसे यंग माइंड है, जो सबसे युवा बौद्धिक जो दिमाग है हमारा, वो सड़कों पर आकर के ड्रेन हो जा रहा है। इसके पीछे इस राज्य की नौकरशाही, राज्य की राजनीतिक सत्ता की एक बहुत बड़ी विफलता है, और इसी विफलता को हम लोग जनता के बीच जाकर के गिना रहे हैं कि तमाम राज्य सरकारें असफल हुई है। हम विकल्प देने आए हैं और इस विकल्प को आम जनता को पूरा करना होगा, और समर्पित भाव से हम लोग संघर्ष करेंगे। ये विश्वास गांव-गांव में जाकर के आप तमाम साथियों को, तमाम झारखंडियों को दिलाना। लेकिन एक बात मैं गिनाना चाहता हूं कि जिस विचारधारा को हम लोग गांव-गांव ले जाना चाहते हैं, जिस विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस विचारधारा को हम लोग झारखंड के आम जनमानस के दिमागों में लेकर के स्थापित करना चाहते हैं, वो विचारधारा है क्या? तो हम लोग कहते हैं कि झारखंड और झारखंडियत हमारी पहली विचारधारा है। तो लोग कहेंगे कि अब झारखंडियत को कैसे आप परिभाषित करेंगे? अगर हम इंडियन हैं तो हम भारतीयता को परिभाषित करते हैं कि राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम है, और इसी राष्ट्र का एक अभिन्न हिस्सा अगर झारखंड है, तो इस झारखंड में हमारी झारखंडियत भी है। क्षेत्रवाद होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंडियत का अर्थ यह है कि झारखंड के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिले, यहाँ के विस्थापित लोगों को पुनर्वास मिले, यहाँ के लोगों को नियोजन मिले, यहाँ की स्थानीयता खतियान पर परिभाषित हो, यहाँ के अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायीकरण का लाभ मिले, यहाँ के सरना के लोगों को सरना धर्म कोड का लाभ मिले, यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 77% रिजर्वेशन का लाभ मिले। ओबीसी को आज तक यहाँ पर 27% रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है कि कम से कम ओबीसी को रिजर्वेशन 27% मिलना चाहिए, लेकिन आज देखिए ऐसी सिफारिशों को अभी झारखंड में हम लोग लागू नहीं कर पाते हैं। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। आप एक बहुत बड़े समुदाय को सिर्फ 14% रिजर्वेशन में सीमित कर देते हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं होती, कहीं परिचर्चा नहीं होती है। इसलिए मैं ये साफ तौर पर आप तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे झारखंड के राजनीति के केंद्र में इस वक्त यही मुद्दे होने चाहिए, और इन मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आज राज्य स्तरीय सम्मेलन में हमारे जेबीकेएसएस के साथी जुड़े हैं, जेएसएसयू के साथी जुड़े हैं, और मैं इस बात पर अपनी चिंता जाहिर करना चाहता हूं, इस बात को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि जब कोई परिवार बनता है, जब कोई परिवार बड़ा होता है, जब कोई परिवार एक बरगद के पेड़ के समान हो जाता है, कोई एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होती है, तो अपने बुनियाद के ईंटों पर हमें अपना ध्यान देना होगा। इसलिए मैं ये चिंता जाहिर करना चाहता हूं कि हमारे जो बुनियादी साथी हैं, वैसे साथियों को हम लोग पीछे ना छोड़े, उनको हम लोग साथ साथ लेकर के चलें। ऐसे लोगों को हम लोगों को साथ लेकर के चलना होगा। और आज की तारीख में जब मैं झारखंड में ये नजर दौड़ाता हूं, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी पर, आपको विश्वास नहीं होगा, इस राज्य की पुलिस व्यवस्था
और इस राज्य के जो सोच है यहाँ की नौकरशाही का कितना गलत है, मैं उसको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जब देवेंद्र नाथ महतो जी पर लाठीचार्ज हुआ, उनको एक एम्बुलेंस में जब हमारे साथी ले जाने लगे, और जैसे ही प्रशासन को यह बात मालूम चला कि इस एम्बुलेंस में देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, तो उस एम्बुलेंस को वापस कर दिया गया और उसके बाद पुनः हम लोग दूसरे एम्बुलेंस में जाकर के उनको रिम्स में एडमिट कराए। जहां पर ऐसी सोच नौकरशाही की हो जाए कि आंदोलनकारियों को लाठियों से पहले पीटो और जब वो इलाज कराने जाए तो उनके एम्बुलेंस को भी वापस कर दो, ऐसी अराजक स्थिति में नौजवानों को अपने कमर में अपना गमछा बांध करके लड़ाई का ऐलान करना होगा। यही एक रास्ता है। और पूरे झारखंड की पृष्ठभूमि को देखिए, यहां पर शेख भिखारी जी के परिवार से भी आई हुई हैं, उनकी परपोती जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इस तरीके का आंदोलन, जिस तरीके का झारखंड का इतिहास रहा नहीं है, लेकिन मेरी बात यही समझ में नहीं आती कि हमारे इतिहास को लोग जान नहीं पाते हैं। हम लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति हुई, लेकिन जब फिर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पता चलता है कि 1855 में तो हूल की क्रांति हो गई थी, सिद्धू कान्हू ने किया था। और जब आप दिल्ली मुंबई के किसी दोस्त से ऐसे गॉसिप करिए, ऐसे बातचीत करिए कि कब हुई पहली क्रांति, तो कहेगा कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति। इसका मतलब कि हमारे स्वर्णिम इतिहास को भी छुपा दिया गया इतिहास के पन्नों में। इसके लिए भी आपको लड़ाई लड़नी होगी कि हमारा इतिहास कैसे स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। आज की तारीख में अगर आप ये दिखाना चाहे पूरी दुनिया को, अमेरिका दिखाता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, गुजरात दिखाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हम देखते हैं कि दुबई दिखा देता है कि बुर्ज खलीफा एक बड़ा बिल्डिंग बनाकर पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हमारे पास बिरसा मुंडा जैसे इतने बड़े आइकॉन हैं, कभी नहीं कोई सोचा कि एक स्टैच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन बन जाए, पूरी दुनिया में इसका संदेश जाए। इस तरह के सोच को प्रतिष्ठापित करना होगा। क्या क्रांति का जो सबसे बड़ा नायक हमारे बिरसा मुंडा है? मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप लोगों के पास इतना पर्यटन का संभावना है, आप लोग रोजगार के बारे में रोते रहते हैं। हमने कहा दिक्कत इस बात को लेकर के है कि हमारे यहाँ कोयला खनन की परियोजना खुलती है तो एक साधारण सा ड्राइवर जाकर के डंपर ऑपरेटर का काम मांगने जाता है तो उसको नहीं मिलता है। तो उसने कहा कि टेंडर, हमने कहा कि हमारे साथियों को टेंडर कैसे मिलेगा, एक LLP कैसे बनानी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनानी है, एक हम अपने टेंडर के लिए कंपनी कैसे बनाएंगे, टेंडर में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए हमारे नौजवान स्किल्ड नहीं हो पा रहे। तो स्किल्ड करने की जिम्मेवारी भी सरकार की थी। इन 24 साल में जो झारखंड का मानव संसाधन बर्बाद हो गया, इस 24 साल में जो झारखंड के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, जो हमारा मानव संसाधन बेकार हो गया, उसके लिए क्या करेंगे? इस मानव संसाधन को आपको स्किल्ड करके कोई काम देना होगा। आज झारखंड की हालत क्या है? दिल्ली में, मुंबई में, कई जगहों पर जब जाता हूं तो देखता हूं कि फ्लैट में वहां पर जो काम कर रही हैं वो झारखंड की संथाल की लड़कियां हैं, आदिवासी लड़कियां हैं। और आपने देखा होगा, किसी से नहीं छुपा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में हमारे स्टेट से सबसे ज्यादा लड़कियों को दूसरे राज्यों में सिर्फ काम करने के लिए वहां पर रख दिया जा रहा है। ये किसकी चिंता होनी चाहिए थी? मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि यार आपकी सरकार के लोग इतना कैसे गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं कि यहाँ पर प्लेन से, यहाँ से ट्रेन से लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है। 8,000-5,000 रुपए में साल भर खटाया जाता है या फिर पैसा भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ किसी तरीके से कपड़ा दे करके और खाना वाना दे करके उनसे काम कराया जाता है। तो हमने कहा कि इसके लिए तो सरकार को सोचना होगा। तो एक दोस्त ने मुझे बताया कि नहीं, आपकी सरकार के पास वास्तव में इन बिंदुओं पर चिंतन करने की या तो आवश्यकता नहीं महसूस करते हैं या फिर इसके समाधान का वो रास्ता नहीं निकालना चाहते। हमने बातचीत किया कि कैसे निकलेगा। उसने कहा कि पूरी दुनिया में हाउस कीपिंग के स्टाफ की जरूरत होती है, सरकार एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल बना दे और झारखंड के ही तमाम यहां पर लोगों को जरूरत है हाउस कीपिंग स्टाफ की। तो अगर हाउस कीपिंग स्टाफ का काम उसको अगर झारखंड में ही मिल गया, अगर वो वहां पर उसको पीएफ का, ईपीएफ का सुविधा मिलेगी, ईएसआईसी की सुविधा मिलेगी, वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय होगा या उसके पूरे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रहेगी, तो वो व्यक्ति सुरक्षित महसूस करेगा। रोज हम लोगों के पास फोन आता है, कभी कोई कुवैत में फंस गया, कभी कोई दोहा में फंसा हुआ है, कभी कोई दूसरे कंट्री में मजदूर फंसे हुए हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों को कि झारखंड पूरे देश में सिर्फ सस्ता मजदूर सप्लाई करने का एक राज्य बनकर के रह गया है और हमारे संदर्भ में यही धारणा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है कि हम सिर्फ सस्ता मजदूर दे सकते हैं और उसके अलावा हम झारखंड से और कुछ नहीं दे सकते। इस धारणा को अगर बदलना है तो मुझे लगता है कि क्रांति के रास्ते से जिस संगठन को हम लोगों ने खड़ा किया है,
इस संगठन को अब क्रांति के रास्ते से बौद्धिक चिंतन पर लाना होगा, राजनीतिक चिंतन पर लाना होगा, नीतियों पर लाना होगा, तब समाधान का रास्ता निकलेगा। क्योंकि हमारे कई साथी इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि नीतियों पर हमारा ड्राफ्ट क्या है। हम लोग कहते हैं कि सरकार बनाएंगे, हम लोग कहते हैं सरकार में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सरकार में आने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आने के लिए आपको नीतियों पर बात करनी होगी, नीतियों का ड्राफ्ट तैयार करना होगा और ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखना पड़ेगा। जनता को यह बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है तो ये हमारे पास समाधान का रास्ता है। और उस समाधान के रास्ते को लेकर के अगर हम नहीं ये साबित कर पाएंगे कि हमारे पास क्या ड्राफ्ट है, तो इसका मतलब कि हम एक तरीके से फिर फेलियर का टैग लेकर के घूमेंगे। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, पहला मुद्दा जो हम लोगों ने कहा कि खदियान आधारित स्थानीय नीति बननी चाहिए, इस पर एक अवधारणा हम लोगों ने ये विकसित कर दिया कि राज्य में जो दूसरे राज्यों के निवासी हैं वो खतरे में चले जाएंगे। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में कि इस राज्य की जो डेमोग्राफी है झारखंड और झारखंडियत के बुनियाद पर टिकी है, लेकिन अगर झारखंड के लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी मिल जाएगी, इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि संविधान जो किसी को यह अधिकार दिया कि दूसरे राज्यों में जाकर के वो नौकरी कर सकता है, वहां पर निवास कर सकता है, उस अधिकार को हम छीन लेंगे। वो हम छीनने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन हम लोगों की चिंता इस बात को लेकर के है, हम लोगों का चिंतन इस बात को लेकर के, हम लोगों की मांग इस बात को लेकर के है कि झारखंड की स्थानीय नीति परिभाषित हो। कई लोग पूछते हैं कि कैसे होगा। हमने कहा 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। तो 9वीं अनुसूची में शामिल कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो इसका मतलब जब विधेयक जाता है तो राज्यपाल महोदय रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप सोचिए कि बिहार में 75% का रिजर्वेशन हुआ, राज्यपाल साहब ने लागू किया। यहां पर 77% का रिजर्वेशन का विधेयक गया, राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया। यहां पर स्थानीयता का विधेयक गया, राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं और तमाम हमारे साथी जानते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कि 3 मार्च 1982 को जो स्थानीय नीति बनी थी संयुक्त बिहार के समय, बिहार से अलग होने के बाद अगर उसी स्थानीय नीति को हम लोगों ने लागू करने की कोशिश की तो इस राज्य के भीतर लागू नहीं हो पाया। हमने हमेशा से उदारता दिखाई है, हमने हमेशा से लोगों का साथ दिया है, हमने हमेशा से लोगों को राज्य के भीतर बसाया है। लेकिन आज हमारी मांग इस बात को लेकर के बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ है कि झारखंड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता मिले, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी झारखंडियों के लिए आरक्षित हो, निजी क्षेत्र की नौकरियों में झारखंड के लोगों को 75% का रिजर्वेशन मिले, यहाँ पर स्थानीय नीति बने, यहाँ पर नियोजन नीति बने, यहाँ पर पुनर्वास की नीति बने और झारखंड के तमाम यहाँ पर जितने भी टेंडर निकल रहे हैं उस टेंडर में झारखंडियों को प्राथमिकता मिले। क्योंकि हमारे लोगों को अगर रोजगार से जोड़ना है, उनके अगर पलायन को रोकना है तो रोजगार ही एकमात्र ये रास्ता हो सकता है। फिर उसके बाद लोग हम लोगों पर ये कहने लगे कि नौजवानों को किसी तरीके से अब केस मुकदमे में फंसाओ। मैंने इतना शोषण और जुल्म कहीं नहीं देखा। आपने देखा होगा कि देवेंद्र नाथ महतो जी जब रांची से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो इनको जेल के अंदर डाल दिया गया और चुनाव से मात्र 4-5 दिन पहले ये आए। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो साधारण से सिल्ली के इलाके से निकलता हो, झारखंड में आंदोलन करता हो, सड़कों पर लाठियां खाता हो, वो चुनावी प्रक्रिया में आता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इसका मतलब यह है, आपको यह समझना पड़ेगा कि इस पूरे राज्य का जो राजनीतिक तौर पर जो पूरा एक दृश्य बना है वो सिर्फ चंद परिवारों तक और चंद लोगों तक सीमित रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों सिर्फ कभी अर्जुन मुंडा, क्यों कि शिबू सोरेन, क्यों मधु कोड़ा, क्यों रघुवर दास, क्यों चंपई सोरेन और क्यों सिर्फ ऐसे ही लोग 24 साल में राज्य के अंदर बार बार सीएम बन रहे हैं, घूम रहे हैं और यही लोग सत्ता का केंद्र संभाल रहे हैं। इस बात पर आप तैयारी करिए कि सत्ता केंद्र अब आपको संभालना है और झारखंड में नीतियों के आधार पर आपको समाधान का रास्ता देना है। एक बात और, ये सिर्फ सांसद और विधायक बनने की हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, ये लड़ाई वैचारिक प्रतिबद्धता की लड़ाई है, ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे समक्ष निर्मल महतो, सुधीर महतो, विनोद बाबू, टिकैत उमराव, तिलका मांझी, शेख भिखारी, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, इतने सारे शख्सियत हैं। इन शख्सियतों के सिर्फ इतिहास और स्वर्णिम इतिहास को अब गिनाने से काम नहीं चलेगा। उनके विचारों को आत्मसात करके झारखंड के अंदर नीतियों के आधार पर समाधान का रास्ता देना होगा। यही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और आप तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूं कि जब आप कोई काम करते हैं तो बहुत उम्मीद जगा देते हैं। हम लोगों ने झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा उम्मीद अपने ऊपर ले लिया है और उन उम्मीदों को संभालने का, उन उम्मीदों को स्वरूप देने का हमारे अंदर क्षमता है कि नहीं, इस बात पर आपको आत्मचिंतन करना होगा। हम लोगों ने बड़ी बड़ी सभाएं की, हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही,
हम लोगों ने कहा कि हम नीतियां बनाएंगे, हम लोगों ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, हम लोगों ने कहा कि हम झारखंड में नीतियों के आधार पर समाधान का रास्ता लेना चाहते हैं, हम लोग कहा कि हम यहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के मुझे कभी कभी दुख होता है कि हम लोग इसको लेकर के बहुत गंभीरता से नहीं काम कर पा रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। भीड़ इकट्ठा करना, हम लोगों को सभा करना, ये हो सकता है कि हम लोगों ने कर लिया है झारखंड के अंदर, लेकिन नीति के आधार पर हम ड्राफ्ट कैसे तैयार करेंगे? हमारे पास जो बौद्धिक लोग हैं, डॉक्टर साहब आए थे, देव सर हैं और तमाम लोग हैं, इन तमाम दिमाग का इस्तेमाल हम झारखंड के बेहतरी के लिए कैसे कर पाएंगे, इस पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि कई साथी हमारे समक्ष आ रहे हैं, कई साथी जो देश विदेश से पढ़ करके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनको स्थान नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम उनके दिमाग का सही झारखंड की दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है। ये मैं एक चिंता जाहिर कर रहा हूं और आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में ये झारखंड एक अतुल्य राज है पूरे देश के अंदर, लेकिन हमारी पहचान नहीं बन पाई है। मैं विदेशों में भी गया, विदेश में तो कोई जानता ही नहीं है हमारे झारखंड को, लेकिन देश के अंदर भी जब भी झारखंड का जिक्र आता है तो बिहार के साथ लोग जोड़ देते हैं। हमारे झारखंड को हमारे पूरे अगर विदेश में भी देखिएगा, हम गए एक बार दुबई, तो वहां के जो मजदूर हैं तो उनको भी ये लगता है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, कि झारखंड में यहां पर सस्ते मजदूर मिलते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में, वो जो टावर लाइन है, जितने में इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड देता है। पूरे आप देखिएगा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, कुवैत वगैरह में यहाँ के लोग हैं। और अभी सुबह का मैं बात बता रहा हूँ, 50 मजदूर जो कुवैत में हैं, उन लोगों ने कहा है कि हमारा जो है सो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, हमको घर नहीं आने दिया गया, हम लोग रक्षाबंधन में घर आना चाहते थे। ऐसे ऐसे मजदूर लोग रोज फंस रहे हैं। सरकार के पास कोई डेटाबेस नहीं है। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हम 8 लाख मजदूरों को वापस लाए हैं, लेकिन कोई डेटाबेस नहीं है। आपके मजदूर यहाँ से जा रहे हैं, आपके पास कोई डेटा नहीं। जब फंस जाता है, किसी तरीके से सूचना आती है, तब हम उनको निकालते हैं। हम अपने मानव संसाधन का, अपने लोगों का डेटाबेस नहीं तैयार कर पाते हैं, हम अपने लोगों का ख्याल नहीं रख पाते हैं, हमारे लोग फंस जाते हैं, हमारे छात्र सड़क पर हैं, मजदूर सड़क पर हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, पलायन चरम सीमा पर है, और उसके बावजूद भी राज्य की सरकार इस पर चिंता नहीं कर पाती है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर के है कि मात्र 60-70 दिनों के बाद चुनाव हो जाएगा। इन 60-70 दिनों में इन सारे समस्याओं का समाधान कैसे होगा? चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो। जेएसएससी की फिर से तारीख रख दी गई, उसी तारीख में 4 परीक्षाओं की और तारीख है। अब जो अभ्यर्थी 2-3 और परीक्षाओं का फॉर्म भरा है, वो कैसे देगा परीक्षा? सरकार और नौकरशाही में बैठे लोगों को इतने बेसिक बातों पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि इस राज्य के अंदर की जो नौकरशाही है, इस राज्य के अंदर का जो नेतृत्व है, उसके बीच में कोई एक ऐसा सिंडिकेट है जो झारखंड और झारखंडियों का कल्याण नहीं चाहता है। और चूंकि झारखंडी भोले होते हैं, उदार होते हैं, इसलिए हमारी उदारता का, हमारे भोलेपन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप तमाम साथियों से यही कहना चाहता हूं और आप सबको यही बताना चाहता हूं कि आइए मिलकर के एक सामूहिक प्रयास करते हुए झारखंड को बदलने का एक संकल्प लेते हैं। और राज्य स्तरीय इस सम्मेलन में मुझे लगता है कि आज हमारे इस संगठन के जो मुख्य वक्ता होंगे, आज इस सम्मेलन के जो मुख्य वक्ता होंगे देवेंद्र नाथ महतो जी, वो कुछ प्रस्ताव भी लेकर के आएंगे। उन प्रस्तावों को भी हम लोग सुनेंगे, तो उस प्रस्ताव पर हम लोग क्या आगे कर सकते हैं। तो आप तमाम लोगों से अंतिम मेरी यही गुजारिश है कि आइए मिलकर के झारखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चाहे वो विनोद बाबू का सपना हो, चाहे शेख भिखारी का सपना हो, चाहे अंबेडकर का सपना हो, और चाहे वो निर्मल महतो का सपना हो, उनके सपनों को साकार करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। N4 News Bharat।